कि ये एग्जाम पर्सनैलिटी का भी एग्जाम है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, देखा जाता है। नॉलेज तो उन्होंने देख ली मेंस में, वो एक लीडर की तलाश में है। उनको चाहिए एक लीडर कि ये लीडर किस तरीके का लीडर है, कैसा कैसा काम कर सकता है। तो मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं एसएस यूपीएससी क्लासेस में, और आई होप इन 3 सालों में, जिन 3 सालों में हम रहेंगे, हम बहुत कुछ बदलाव लाएंगे, बहुत कुछ बदलेंगे। आप जिस पर्सनैलिटी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी चीजों को हम बदलने की पूरा ट्राई करेंगे। और मैं आपसे ये वादा आज ही कर देना चाहता हूं, और मैं कर रहा हूं ये प्रॉमिस आपसे, कि जो भी चीजें आपको दिल्ली में नहीं मिलती हैं, दिल्ली देने की कोशिश करता है, दिल्ली के बड़े नामचीन इंस्टीट्यूट्स आपको देने की कोशिश करते हैं, मैं उससे कई गुना ज्यादा, हमारा इंस्टीट्यूट, हमारी टीम आपको उससे कई गुना ज्यादा चीजें देने की कोशिश करेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे डे 1 से। तो आपको ये वाली बात माइंड में नहीं रखनी है कि मैं अगर दिल्ली जाता तो मैं कुछ और बेटर कर पाता। हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे, उल्टा आप अपने आप को शाबाशी देंगे कि हाँ, हमने एक राइट चॉइस ली थी, इस इंस्टीट्यूट पर भरोसा किया था। ये डे 1 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वाली बातें अब कल से नहीं होंगी। कल से तो क्लासेस होंगी, आज तो ओरिएंटेशन है, उसके लिए तो आपको ये कभी फील नहीं होगा। जो फैकल्टी दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स आपको देते हैं, वही फैकल्टीज, और कोशिश करें कि और बेटर फैकल्टीज हम आपको लाकर यहां पर दें। हम आपके एटमॉस्फेयर को बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसा कि एक सिविल सर्वेंट का होता है या होना चाहिए। चाहे आपके नोट्स हो, चाहे आपकी बुक्स हो, चाहे मेंस की आंसर राइटिंग हो, चाहे मॉक इंटरव्यूज हो, हमारे पास वो सब आपको मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। अभी लाइब्रेरी आपकी स्टार्ट है, लाइब्रेरी आपने देखी होगी, अभी छोटी लाइब्रेरी बड़ी लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो इस मंथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ऐसी भी दिक्कत नहीं आएगी कि हम गए वहां लाइब्रेरी तो छोटी लाइब्रेरी थी, तो 15 या 20 दिन में बड़ी लाइब्रेरी भी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको वो दिक्कत नहीं आएगी लाइब्रेरी वाली। क्लासेस प्रॉपर है, कैफेटेरिया आपका प्रॉपर बना हुआ है, लंच वगैरह करने के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं आपके पास है। डाउट सेशन प्रॉपर तरीके से आपका है, डाउट फैकल्टी हमेशा आपके यहाँ रहती है। और ये टेंशन लेना नहीं है कि 2 बजे की क्लास है तो मुझे 2 बजे ही जाना है। आप सुबह 8 बजे हमारे पास आओ और शाम को 7 बजे तक, 6 बजे तक यहाँ रह के पढ़ सकते हो। अपना लंच लेके आओ, लंच करो यहीं पर। तो ये वाली टेंशन नहीं है कि घर पे जाके मुझे पढ़ना है। और मैं आपको एक बात जेन्युइन बता देता हूँ कि अगर आप 5 से 6 घंटे रेगुलरली पढ़ रहे हैं पर डे कोचिंग के बाद, तो आपको ऐसी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मेरा नहीं होगा। 15 घंटे पढ़ना नहीं होता है, ये कहा जाता है कि 15 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, नहीं। आप अगर 5 से 6 घंटे रेगुलर अच्छे से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करके, तो ये मान के चलिए कि आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। दूसरी चीज कि जो ये कहा जाता है रेगुलर सब पर डे पढ़ना है, मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर 30 दिन में आप 25-26 दिन पढ़ रहे हैं और 2-3 दिन नहीं भी पढ़ रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे बर्डन नहीं बनाना है। एग्जाम है, जीवन नहीं है, ठीक है? तो इसको सिर पर हावी नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। हमने कहा 3 साल आप हमारे साथ हैं, हमारी जिम्मेदारी आपसे कई गुना ज्यादा है आपके सिलेक्शन की। तो आप इस एग्जाम को बर्डन नहीं बनने देंगे, क्योंकि जो भी चीज बर्डन बन जाती है वो चीज फिर होती नहीं है। सेल्फ डाउट बीच बीच में आपको घेरेंगे। अभी शुरुआत में आप बहुत जोश के साथ आए हैं, शुरुआत में आप बहुत अच्छे से करेंगे, ये हो जाए, बट धीरे धीरे क्या है, ये डाउट्स आपको घेरेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा। तो का आंसर मैं दे देता हूं कि टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप आईएएस भी नहीं बनेंगे तब भी जीवन में बहुत कुछ बन जाएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनेंगे, ये कंफर्म है कि आप बन जाएंगे, ठीक है? तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत आपको है नहीं किसी भी तरीके से चीजों को, क्योंकि 2 चीजें हैं, ट्रस्ट, हमें आप पर, आपको हम पर। कोई भी रिश्ता होता है वो ट्रस्ट पर ही चलता है। आप घर से यहाँ आए तो माता पिता का ट्रस्ट था कि मेरा बच्चा कोचिंग ही जाएगा,
अब वापस आप घर आ जाएंगे तो वो ट्रस्ट पे ही तो चल रहा है वो रिश्ता। सेम ऐसे ही आपका हम पर ट्रस्ट और हमारा आप पर ट्रस्ट, वो इस जर्नी को मजेदार बनाएगा। बीच बीच में इंस्टीट्यूट्स में फंक्शंस होते रहते हैं, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आएगा, अभी म्यूजिकल इवेंट होने वाला है इंस्टीट्यूट में, तो आप जो कॉलेज लाइफ को मिस करेंगे कि यार कॉलेज में तो ऐसा इवेंट होता, तो वो मैं मिस नहीं करने दूंगा। म्यूजिकल बैंड्स यहाँ आएंगे, स्टैंड अप कॉमेडियंस यहाँ आएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये वाली टेंशन मान लीजिए कि पैसा लेंगे, नहीं लेंगे, हम खुद से ही वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिससे कि कॉलेज लाइफ को अगर आप ये कहें कि हमने वो एंजॉय नहीं की, तो वो भी यही एंजॉय आपको कराई जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सब्जेक्ट को कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या ये है और क्या क्या डिमांड क्या है इसकी। तो आप जर्नल चीजें तो पहले से जानते हैं, बट मैं फिर भी शुरू से लेके चलता हूं कि जैसे जब आप सीएसई एग्जाम की बात करते हैं, सीएसई मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो इस एग्जाम का सबसे पहला जो फेज है, यानी स्टेज 1 जो है, उसको हम लोग कहते हैं प्री। क्या कहते हैं? प्री या प्रीलिम्स आप कहते हैं। अब हिंदी वाले इसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, बट प्रीलिम्स इसका एग्जैक्ट नाम है। अगर मैं कहूं इसमें सबसे पहले आप देखेंगे प्रीलिम्स के बारे में। जब आप प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे तो प्रीलिम्स में आप 2 पेपर देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जब आप इसमें पेपर 1 देखते हैं तो पेपर 1 जो होता है वो होता है जीएस का। किसका होता है? जीएस, यानी जर्नल स्टडीज। इस पेपर के बारे में जब हम लोग बात करें, ये जो पेपर होता है आपका 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप, तो मार्क्स कितने का होता है? 200। कितने का होता है? 200। और वही जब हम लोग बात करते हैं, इसके लिए टाइम कितना मिल रहा है? टाइम भी मिलते हैं 2 आवर्स। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 100। कितने आते हैं? 100। और इसमें नेगेटिव 1/3 चलती है। कौन सी चलती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें दी जाती है। वहीं जब आप लोग देखेंगे तो इसी के साथ एक और पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। जो क्या होता है? सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसको हम कहते हैं पेपर 2, जिसको कहेंगे आप सी सेट। क्या कहेंगे? सी सेट। जब आप सी सेट के बारे में बेसिकली बात करेंगे तो सी सेट में जो टाइम मिलता है, इसमें भी जो मार्क्स है ये भी 200 मार्क्स का है, और इसमें जो टाइम है वो भी 2 आवर्स है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो 80 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 80। और इसमें क्या होता है, ये जो पेपर है आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है? क्वालिफाइंग। कितने परसेंट से? 33% से। बहुत सारे बच्चे सी सेट के पेपर में नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सी सेट की तैयारी कर रहे होते हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और सी सेट में लुढ़क जाते हैं। उनको डर ये बन जाता है शुरू से कि ये मेरा नहीं होगा, मैथ्स है इसमें, ये टेंशन नहीं लेना है। अब आप एक बात बताओ, 80 क्वेश्चंस में से आपको केवल 27 क्वेश्चंस करने हैं, विदाउट नेगेटिव में गई। केवल कितने क्वेश्चंस करने हैं? 27। क्या मैं 80 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं विदाउट नेगेटिव में गई? हालांकि जनरल मैथ आपको आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो टेंशन नहीं लेंगे, सी सेट की क्लासेस लगेंगी तो सी सेट वाले जो टीचर्स होंगे, जो रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे, वो सब आपको सिखाएंगे। ऐसे टेंशन नहीं लेना, सब मेरा मैथ तो बहुत कमजोर है, मेरा नहीं हो पाया, मैथ ये हमारा है, हमें करवाना है। लेकिन ऐसे सिर पर बर्डन नहीं बनाएगी ये कैसे होगा, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 27 क्वेश्चंस करने हैं। तो इतना, बट कई बार ऐसा होता है जो लोग क्वालिफाई भी कर देते हैं, जैसे प्री को एक बार मेंस भी लिख लिए, फिर भी सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार दिया, दूसरी बार में उनसे सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ, पहले बार में सी सेट क्वालिफाई कर दिया। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एक अच्छी अप्रोच लगती होगी, वो अप्रोच हम आपको सिखाएंगे कि क्या अप्रोच लगती है, कैसे कैसे इसमें काम करना और 27 क्वेश्चंस कैसे सही करने हैं। तुक्का वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यूट्यूब वीडियो तो है नहीं कि तुक्का मारना हम सिखाएंगे आपको, नहीं, हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे सिखाया जाएगा आपको। तो 27 क्वेश्चंस करने हैं इसमें जब हम लोग बात करते हैं 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 200 मार्क्स का है। हर साल का मैं एवरेज निकालता हूं, जैसे 2020, 21, 22, 23, 24
एवरेज निकालें तो आप एवरेज निकाल सकते हैं कि 80 से लेके 100 मार्क्स के बीच में हर साल मेरिट रहती है इसकी। अगर मैं निकालूं इसमें एक एवरेज क्वालिफाइंग निकालूं तो एवरेज कितना रहता है इसका मेरिट का, वो रहता है 80 to 100 मार्क्स। यानी कभी 84 पे जाती है, कभी 89 पे चली गई, कभी 90 पे चली गई, कभी 92 पे चली गई, यानी 50%। कितना परसेंट? 50%। 100% यहां पर भी नहीं है। तो इसी के लिए तो हमने कहा ये बहुत आसान एग्जाम है अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट एग्जाम हो जाता है। सारा खेल किसका है? अंडरस्टैंडिंग का। तो इसको समझने के लिए आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वो हम सब समझाएंगे आपको। अब इसमें आता क्या क्या है भैया, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, कैसे कैसे। जैसे आप सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो 4 सब्जेक्टों को एक साइड करेंगे, बाकी ये सब्जेक्टों को एक साइड करेंगे कि पेपर को 2 पार्ट्स में बांटते हैं हम। जैसे आप प्रीलिम्स को हमेशा 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। 2 पार्ट्स में कैसे? पार्ट 1 जो होता है पेपर में नहीं आता पार्ट 1 पार्ट 2 करके, बट हम बांटते हैं पर्सनली इसको, क्योंकि पार्ट 1 को अगर आपने कंप्लीट कर लिया और पार्ट 2 थोड़ा सा भी हुआ तब भी क्वालिफाई हो जाएगा, या पार्ट 2 अच्छे से किया पार्ट 1 आधा हुआ तब भी हो जाएगा। ये पार्ट 1 में मैं देता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट को, हम देते हैं आपको कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और आप चौथा देते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर? ये 4 सब्जेक्ट एक तरफ और बाकी के सब्जेक्ट एक तरफ। जैसे हिस्ट्री जो है आपको कम से कम आपको हर साल का एवरेज निकालें तो 16 से 20 क्वेश्चंस के बीच में देता है। कभी 18, कभी 17, कभी 15, कभी 19, ऐसे करके एवरेज इसका इतने क्वेश्चंस का रहता है। अब एवरेज रहता है तो इसमें भी कौन सी हिस्ट्री है? एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है और आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर को हम हिस्ट्री का पार्ट कह देते हैं यहाँ पे। तो आप जब देखेंगे तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में बांट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री देखेंगे? उसके बाद जो दूसरी हिस्ट्री आती है वो कौन सी आती है? और तीसरी आती है मॉडर्न। देखो एक है ना प्रेडिक्शन चल रहा था अभी तक, बहुत सारे लोग क्या करते थे, वो करते थे एंशिएंट पढ़ते थे और मॉडर्न पढ़ते थे, मेडिएवल नहीं पढ़ते थे। उनका ये मानना था मेडिएवल से तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, 24 वाले में सिनेरियो बदल ही गया। मॉडर्न जो है हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देता था, इस बार मॉडर्न ने केवल 2 या 3 सवाल दिए और सारे क्वेश्चंस मेडिएवल से भर दिए। तो ये वाला ट्रेंड तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं कि हमें ये वाला फॉलो करना है या ये वाला नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें सब ही पढ़ना पड़ता है, इसमें हमें पूरा ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं मेडिएवल को छोड़ दूंगा तो मॉडर्न को पढ़ लूंगा तो वहां से आ जाएगा। यहाँ प्रेडिक्शन काम करता ही नहीं है। सिविल सर्विसेज में सबसे बढ़िया चीज जो है वो प्रेडिक्शन कभी काम नहीं करता है। जिस प्रेडिक्शन को लेकर हम चलते हैं ना वो प्रेडिक्शन कभी काम नहीं करता। तो फिर भैया कैसे होगा? उसके लिए ही तो आप यहाँ आए हो, वही तो हम बताएं कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एंशिएंट को, मेडिएवल को, मॉडर्न, तीनों ही पार्टों को आप पढ़ेंगे। उसके अलावा चौथा जो हम इसमें पार्ट कह देते हैं वो हम आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड कर देते हैं। और उसके अलावा ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारे दोनों चीजों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से कितने बच्चे हैं जो आर्ट्स ली है 12th में? 1 2 3 4 5 बच्चे, ठीक है। बाकी साइंस बैकग्राउंड के कितने बच्चे हैं? ठीक है। कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने हैं? ठीक है। तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। हालांकि ह्यूमैनिटीज ली है उन बच्चों ने, उनके लिए प्लस पॉइंट तो है, क्योंकि वही हिस्ट्री पढ़कर आए हैं, वही ज्योग्राफी पढ़कर आए हैं, वही इकोनॉमिक्स और वही पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं। अब ये टेंशन नहीं लेनी कि साइंस वाले कैसे कवर करेंगे या कॉमर्स वाले कैसे कवर करेंगे, ये टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम बिल्कुल इस बैच को बेसिक से लेकर चलते हैं। किससे लेकर चलते हैं? बेसिक से। हम आपको बेसिक्स भी यहाँ सिखाएंगे, तो ये वाली टेंशन तो आपकी खत्म हो जाती है कि हमारा कैसे होगा। चलिए, अब उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट बहुत मजेदार रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में यहाँ क्या आती है, यहाँ केसेस आ जाते हैं काफी सारे, जैसे केशवानंद भारती केस आ गया, मेनका गांधी केस आ गया, इंदिरा साहनी केस आ गया। तो ये कुछ केसेस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर केसेस कैसे कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है केसेस में। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट रहता है ये, आपको ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लग सकता है, इतना हम आपसे कह रहे हैं।
उसके बाद इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं कि ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, फिक्स हैं टॉपिक्स कुछ कि ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये वाले टॉपिक का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स करंट के साथ चलती है एक तरीके से। जैसे जो इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स में कौन सी पोजीशन इंडिया की पहुंची, हंगर इंडेक्स आ गया, प्रेस इंडेक्स आ गया, ये सारे इंडेक्स जो होते हैं इसमें बहुत आएगा, पॉवर्टी वाला आ गया, बहुत सारी चीजें इसमें कमेटीज पढ़नी है। तो एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा जो अब पार्ट आ रहा है उसको कहते हैं हम लोग पार्ट सेकंड को। क्या उसमें हम 3-4 सब्जेक्ट और देते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला और सबसे मजेदार जिसको कहते हैं साइंस एंड टेक। पहले क्या होता था, साइंस एंड टेक के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, 2 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए। 2023 ने ये वाली चीज बदल दी। 2023 में 20 से ज्यादा क्वेश्चन केवल और केवल साइंस एंड टेक ने दे दिए। जो बच्चे ये सोच कर जाते थे कि साइंस एंड टेक में क्या है, वो ना भी पढ़े तब भी हो जाएगा, बट ये वाला पूरा कंडीशन ही चेंज कर दी 23 में। हालांकि 24 में कम आए, 23 में आ गए। उन्होंने साइंस एंड टेक के अच्छे खासे क्वेश्चंस दे दिए हमें, अच्छे खासे मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने। अब इतने क्वेश्चंस दे दिए, उसको समझना, इसलिए साइंस एंड टेक को हमने दूसरे वाले पार्ट में डाला कि इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ अब दूसरा सब्जेक्ट जो देखते हैं वो आप देखेंगे क्या, करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के लिए आपकी अलग से क्लास लगती है। एवरी सैटरडे आपकी करंट अफेयर की क्लास लगी ही लगेगी, तो जिससे ये वाली टेंशन खत्म हो जाती है कि साइंस एंड उसमें करंट अफेयर कैसे थे, शुरू से ही हम तैयार करा के चलते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर आपके यहाँ आते ही आता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे अखबार आते हैं। अभी कुछ दिन में आपके एडिटोरियल क्लास और ऐड होगी आपके सिलेबस में। एडिटोरियल क्लास का मतलब होगा एक ऐसी क्लास जिसमें हम द हिंदू अखबार के एडिटर वाला जो पोर्शन आता है उसको पढ़ाया करेंगे आपको, जिससे आपकी इंग्लिश भी मजबूत होगी, राइटिंग सेक्शन भी अच्छा होगा, और उसके साथ साथ आप उस एडिटर पोर्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो सब आपको कराया जाएगा। तीसरा जो इसमें आ जाता है सब्जेक्ट, अगर हम लोग बात करें तो यहां से 2 तो हो ही गए, साइंस टेक हो गया, करंट अफेयर हो गया। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसमें और भी पार्ट है, जैसे कि जर्नल इशू जो होते हैं, कोई भी इशू चल रहा होता है, कोई भी चीज चल रही होती है, उसको भी हम इसमें ही शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको आप लोग बांट रहे हैं पार्ट्स में। और भी इसके साथ कई सारी चीजें शामिल हैं, बहुत सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम मेन यही है। एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया, यानी 60% पेपर ये कवर कर देता है और 40% पेपर ये कवर कर देता है। अगर आपने एक भी पार्ट को अच्छे से कमांड कर ली तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब बट ये तो नहीं है कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमें आते होंगे, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हमें आते होंगे। भैया 18 ये तो 18 ही कराए हम, भैया मजा आ गया इकोनॉमिक्स में 12 क्वेश्चन 12 के 12 सही। 11-12 तो है नहीं है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बनती है अंडरस्टैंडिंग लेवल कि हिस्ट्री में कितना होना चाहिए, पॉलिटी में कितना आना चाहिए, इकोनॉमिक्स में कितना, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें समझना, तो हम लोग उन सब पर आपका काम करेंगे। तो आप समझ पाए प्रीलिम्स में क्या करना है। प्रीलिम्स में आपका जो पेपर 1 है वो किसका है, 7 बोले किसका पेपर है, जिसमें कितने मार्क्स का है, उसके अलावा टाइम कितना मिल रहा है आपको, और अगर हम लोग बात करें कितने क्वेश्चन हैं, उसमें से अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक है, उसके अलावा जर्नल इशू वगैरह, ये सब इसमें शामिल है। हालांकि इन सब्जेक्ट को भी हमने खोला नहीं, इन सब्जेक्ट को भी खोल देंगे तो उसके अंदर भी बहुत पोर्शन आ जाता है। जब हम लोग बात करते हैं दूसरे पेपर की, तो सेकंड पेपर किसका कहलाता है, सी सेट में कितने मार्क्स का आ रहा है, उसमें भी कितना घंटे मिल रहा है, और इसमें क्वेश्चन कितने करने हैं, 80 में से कितने क्वेश्चन हमें एक्यूरेटली सही करने हैं। अगर 27 हम लोग एक्यूरेटली सही करके जा रहे हैं, विदाउट नेगेटिव में गए तो मार्क्स अच्छे आ, मतलब हमारा क्वालिफाई, बस अपन को क्वालिफाई तो करना चाहिए। इसमें कोई हमें 100 मार्क्स 200 मार्क्स तो लाने नहीं थे, अपन को करना था क्वालिफाई, और हमने क्वालिफाई कर दिया। इसका मतलब ये मान लो 33% लाना है, यानी कि 67-66 मार्क्स आप ले आए 200 में से, तो ये क्वालिफाई हो गया। इसमें आता क्या क्या है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है,
उसके अलावा आप उसमें स्किल्स की बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक्स आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन है, मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन होता है, डिसीजन मेकिंग होती है और थोड़ी सी न्यूमेरिकल फॉर्म्स होती हैं। तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता इस पर, बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक। कॉम्प्रहेंशन हो गई, पैसेज वाला क्वेश्चन हो गया, हमारा न्यूमेरिकल वाले जो मैथ्स वाले थोड़ा सा पोर्शन हो गया, जर्नल एबिलिटी हो गई। अगर हम हर पोर्शन का आधा आधा भी कराए, एक पोर्शन हमारा नहीं भी हुआ, तब भी पेपर क्वालिफाई हो जाता है। बट अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। उस जैसे 2025 में हुआ प्री, तो इस प्री में क्या हुआ, पेपर बहुत लेंथी कर दिया। लेंथी क्या किया उन्होंने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत दे दिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग का खेल था पूरा। जैसे हमारे यहाँ प्रीवियस बैचेस चल रहे हैं, अगर प्रीवियस बैचेस के बच्चों से आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज होती है वो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे हम लोग साथ ही लेकर चलते हैं। रीजन क्या रहता है कि जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी से वो बने, और हम शुरू से आपके साथ भी लेकर चलेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वो ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो ऐसे आ रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैक्सिमम बच्चों को लगता है। तो उस तरीके से आपका लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से 2 पेपर तो आपके ये हो गए। ये पेपर जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, आप पहुंचेंगे सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज किसे कहते हैं हम लोग, मेंस। किस पे पहुंचते हैं, प्री से मेंस के लिए कम से कम 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का समय मिलता है। इसमें आपको मेंस के सारे सब्जेक्ट फिर ऑप्शनल सब क्लियर करना पड़ता है। तो भैया आप प्री कराएंगे क्या, नहीं, हमने कहा 3 साल की जर्नी है, हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही लेके चलेंगे, जिससे कि जब आप अपना मेंस देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसमें जब बात करते, ये वाला पोर्शन समझ में आया सबको, क्लियर है। सेकंड टॉपिक पे चलें। चलिए सेकंड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे बेसिकली, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं मेंस। अब मेंस में बेसिकली आपके 9 पेपर हैं। कितने पेपर हैं, 9। लेकिन 9 पेपर नहीं पढ़ना आपको, 9 पेपरों में से 2 पेपर तो क्वालिफाइंग पेपर हैं, बट वो कंपलसरी भी हैं, उनके मार्क्स नहीं जुड़ते सर। अगर मैं बात करूं आपसे मेंस के बारे में, मेंस में आप जब देखेंगे तो मेंस में एक जो पोर्शन होता है जिसके हम कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर। कौन से होते हैं, क्वालिफाइंग एंड कंपलसरी। जो पेपर होते हैं बेटा वो होते हैं 2। एक तो होता है इंग्लिश का, कौन सा होता है, इंग्लिश का, और दूसरा पेपर जो होता है बेटा वो लैंग्वेज का पेपर होता है। किसका पेपर होता है, लैंग्वेज का। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। हालांकि ये जो पेपर होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 300। और ये जो पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। कैसे पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग। कितने परसेंट पे, 33%। कितने परसेंट पे, इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद साथ ही होते हैं। अगर ये क्वालिफाई नहीं है आपके, तो ये मान के चलिए कि मेंस कितना भी अच्छा गया है कोई फायदा नहीं है, कंपलसरी है। इनमें पास होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो इसीलिए कहते हैं बेसिकली बेटा ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज 2 पे जाएंगे आप लोग, देखिए पेज 2 में लिखा हुआ है क्वालिफाइंग पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। और इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता, ये मेंस लिखने वाले पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो यहाँ पर पैसेज दे दिया जाता है आपको, और मतलब बेसिकली शॉर्ट ऐसे वगैरह होते हैं, ट्रांसलेशंस होते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। 99% बच्चे इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, 99% बच्चे। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जिसका मेंस अच्छा गया है, 1% में वो भी आए, मेंस बहुत अच्छा गया है लेकिन क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई नहीं हुए, तो मेहनत में पानी मिल गया। कोई इंस्टीट्यूट इन क्वालिफाइंग पेपरों को पढ़वाता नहीं है, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट इन क्वालिफाइंग पेपर को भी पढ़वाएगा, जिसमें इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज भी आपको यहाँ पढ़वाई जाएगी, जिससे कि हमें 0% रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज का। हम आपको ये भी पढ़वाएंगे चैप्टर जिससे कि आप इनको भी क्वालिफाई करवाएंगे। अब मेंस में जो हमें मेन पढ़ना है वो कितने पेपर होते हैं, 7 पेपर। कितने होते हैं, 7 पेपर। 7 पेपर जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं 1750 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होते हैं, 1750। समझेंगे बोलते हैं कितने मार्क्स के होते हैं।
अब 1750 के कैसे कैसे, जैसे आप बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन जो होता है वो होता है ऐसे, क्या होता है, किस चीज का पेपर होता है, ऐसे के पेपर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे का पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 250, 250 मार्क्स का होता है और 3 घंटे मिलते हैं इसमें, जिसमें कोई आपको टॉपिक्स दे रखे होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हो, उनके ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है। जैसे टेररिज्म का दे रखा है या टूरिज्म का दे रखा है या कोई और जैसे साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें क्या है, फिक्स क्वेश्चंस हैं, कुछ फिक्स क्वेश्चंस तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, प्रेडिक्ट तो फिर दोबारा से नहीं कर सकते, यूपीएससी कभी बदलाव ले आती है, बट कुछ चीजें फिक्स हैं कि इस तरीके से उसका पैटर्न होता है, ये पैटर्न डिजाइन किया गया है, इस तरीके से चीजें होंगी, वही चलता है इसमें। जब ऐसे वाले सर आपकी ऐसे की क्लासें लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसे लिखना कैसे होता है और इसमें कैसे टेबल्स का यूज करते हैं। आपको ऐसे भी पढ़वाया जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़वाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ा, हमने कहा ना फुल तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे वाले सर या मैम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो आपको ऐसे लिखने का सारा खेल राइटिंग सेक्शन का है भाई, सारा खेल राइटिंग का। अगर आप प्रॉपर तरीके से राइटिंग अच्छी लिख रहे हैं और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये चांस हाईली चांसेस होते हैं कि मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। पैटर्न का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, जिसमें टेबल्स का यूज कैसे करते हैं, पिक्चर्स का कैसे यूज करके आएंगे, मैप वगैरह कैसे बनाएंगे, किस तरीके से वहां डाटा को लिखेंगे, एक्यूरेट डाटा कैसे लिखा जाएगा, कौन से इंडेक्स इसमें यूज करेंगे, तो वो ऐसे के पेपर में आपको सिखाया जाएगा और ऐसे के टॉपिक्स वगैरह सब आपको लिखवाई जाएंगे। कहते हैं सेम है 250 मार्क्स और 3 आवर्स। अब जब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। आपकी जो पॉलिटी है, राजनीतिक विज्ञान बात करें, आईआर की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये सब इसके अंदर आएगा आपका। बहुत मजेदार पेपर होता है ये, बहुत मजेदार पेपर, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। सोसाइटी के बारे में बहुत चीज सीखोगे, जैसे हम जब पढ़वाएंगे आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग पढ़ाएंगे, इंडियन सोसाइटी को अलग पढ़वाया जाएगा, गवर्नेंस वाला अलग पढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग टीचर पढ़ाएंगे और आईआर के लिए अलग आएंगे। हर एक चीज का, हर एक टॉपिक का स्पेशल टीचर आपके लिए रहेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो हम खुद ही लेते हैं, आईआर के लिए अलग टीचर्स, मतलब फैकल्टीज अलग अलग रहेंगी जो अपनी चीजों का मास्टर्स है। जैसे हमारे यहाँ आईआर की फैकल्टी जो है वो खुद आईआरएस रह चुके हैं, सॉरी आईएफएस थे, हाँ इंडियन फॉरेन सर्विस में थे वो, 5 साल इंडियन फॉरेन सर्विस में काम किया, उसके बाद उन्होंने वो सर्विस छोड़ दी। यूपीएससी की तरह होता है आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये वाला 5 साल रहे, 15 से लेके 2020 तक किया, उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें पढ़ाने में इंटरेस्ट था। तो आपको वही फैकल्टी पढ़ाएंगे इस तरीके से। अब उसके अलावा जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को जानोगे, पर इसमें आपको जो दिया गया है सीट, उसमें माइनर चीजें भी लिखी गई हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट डिटेल लिखी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल है, इवैल्यूएशन है, फीचर्स है, अमेंडमेंट्स है और बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब पढ़ा जाता है। उसके अलावा जैसे आप फंक्शंस की बात करेंगे, स्टेट के यूनियन के फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है उसमें, क्या क्या नहीं पढ़ना होता, ये सब पढ़ते हैं आप। अब पढ़वा क्यों रहे हैं ये सब आपको, क्योंकि चलानी तो सोसाइटी है ही ना। कल को जाके आप डीएम कहां बनोगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में ना, आईपीएस बनोगे, एसपी बनोगे, एसएसपी बनोगे, कहां बनोगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में ही तो जाके करोगे कमान। जब आप कमान संभालोगे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होगा तो कैसे कमान संभालोगे भाई। आप तो, मैं कहूं अगर रूल्स जो गवर्नमेंट बना रही है उनको फॉलो तो आप ही करवाएंगे, और गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो भी ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। नेताओं ने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है भाई, उनको क्या पता। आप में से ही लोग सेलेक्ट होकर जाकर वहां नेताओं के साथ कैबिनेट सेक्रेटरीट पे या उनके पीए वही बना रहे होते हैं रूल, और आप बहुत सही एज में आए हैं। सबसे बढ़िया बात रीजन क्या है कि असली मजा आईएएस या आईपीएस बनने का 24 साल तक ही है, 24-25 साल तक। अगर आप 24-25 साल की उम्र में आईएएस आईपीएस हो रहे हैं तो ये मान के चलो रिटायरमेंट तक आप कैबिनेट सेक्रेटरीट पर जाएंगे, आप पूरा देश चलाएंगे और मजा वही है। आप सोचकर देखो कि आप फाइनेंस सेक्रेटरीट हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर से दिन में 5-6 बार आपकी मुलाकात हो रही है, आपको ऑफिस में घुसने के लिए नहीं पूछना पड़ रहा।
पीएम सेक्रेटरी पीएमओ में बैठे आप, पीएम साहब से मोदी जी से आपकी रोज मुलाकात हो रही है, तब तक आप बनेंगे तो शायद मोदी जी ना रहे, कोई और आए। ये भी तो भाई एज भी तो कोई चीज है। हालांकि मोदी जी बने तो बिल्कुल फिट हुए हैं एकदम, ऐसा लगता है कि वो इस एज में भी इतने यंग बन रहे हैं, वो एक अलग चीज है, बट वो चला वो ही रहे हैं, उनके साथ के लोग ब्यूरोक्रेट चला। इस देश को वास्तविक रूप से जो चलाता है वो ब्यूरोक्रेट चलाता है, तभी तो आपको इतना पढ़ाया जा रहा है। पढ़ा क्यों रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ोगे? इसके लिए ना। और देखो एग्जाम सेकेंडरी, नॉलेज के लिए पढ़ोगे। तुम्हें पता होगा कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश को चलाया कैसे जाता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो काम करता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये व्यवस्थाएं कैसे चल रही है, हमारे राइट्स क्या। आप एकदम इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहस करना छोड़ देंगे। अभी आप जो बहसें करते होंगे ना घर में, बहस पे लग गए, अब धीरे 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 आपकी बहस करने की क्षमताएं कम होती जाएंगी। आप डिबेट्स नहीं करेंगे ज्यादा, सामने वाला कह रहा होगा ये ऐसे होगा तो आप कह देंगे कि हाँ होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा इस व्यक्ति के साथ हमारी ये मैच ही नहीं कर रहा है, ये कुछ और कह रहा है हम कुछ और, तो हम इससे डिबेट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। और बहस जो करते हैं वो मूर्खों की पहचान होती है। न्यूट्रल रहेंगे आप, ये मैं सिखाऊंगा नहीं, आप खुद ही सीख जाएंगे चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको बहुत कुछ इसमें और भी है कि क्या क्या पढ़ेंगे, अमेंडमेंट पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर्स, हर एक छोटी छोटी डिटेल इसमें लिखी गई है आपकी उसमें, जिससे कि आप एक एक चीज को समझ पाएंगे और फिर हम लोग को सिखाते ही जाएंगे आपको। उसके अलावा जब आप बात करते हैं किसके बारे में, पेपर 4, किसके बारे में बात करेंगे, पेपर 4, जिस अब कहते हैं GS 3, ये भी 250 मार्क्स का और कितने घंटे। अब आप जब देखेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, में टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ बायोडायवर्सिटी, बहुत मजेदार टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, इस देश के अंदर जो नई नई बीमारियां, ये मैं बेसिक बीमारियों की तो पढ़ेंगे, डिजास्टर में आ जाएगा आपका क्या। उसके अलावा जैसे कि ये किस तरीके से फ्लोरा और फौना कैसे काम कर रहा है, ये प्लांट्स किस तरीके से लगे हुए हैं, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, हम कैसे उसे कम कर सकते हैं। एसी कमरों में बैठकर हम बनाने वाले पॉल्यूशन पे पॉलिसीज, कि पॉल्यूशन कम करना है, बैठे हैं खुद एसी कमरे में, बाहर से पॉल्यूशन हो रहा है, एसी गाड़ी में बैठकर आए और कहा कि पॉल्यूशन तो कम होना चाहिए। तो वो सब आप बनाओगे, सीखोगे कि कैसे होती है ये सारी चीजें। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पढ़ोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं इंडिया में, टैक्स सिस्टम कैसे काम कर रहा है, टैक्स कैसे लिया जाता है। जैसे आप गाड़ी जब खरीदते हैं तो आप ITO देते हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, रोड पैसे चल रहे हैं तो टोल टैक्स दे रहे हैं, बर्गर खाते हैं तो बर्गर पर भी तो टैक्स देते हैं, वो कह रहे हैं 49 रुपए का है इंक्लूडिंग टैक्स, तो 49 का बर्गर तुम्हें मिला 55 रुपए में। तुमने कहा भैया बात तो 49 की हुई थी, मैं तो 50 लाया था, मम्मी से 5 कहां से दूं, तो फिर वो बताएगा बेटा 5 रुपए हमें टैक्स के तौर पे दो। फिर वो सर्विस टैक्स अलग लगा देंगे, GST अलग लगा देंगे, उसमें GST भी दो तरीके से, एक CGST सेंट्रल GST और एक SGST यानी स्टेट GST। लगता नहीं लगता? अच्छा बिल देखा तुम सबने कभी ना, पापा मम्मी का पैसा लेकिन देखा तो होगा, गौर किया उस पर कभी, देखा नीचे वाला। आप जो कपड़े खरीद कर लाते हैं, भैया बात तो 1500 रुपए की साइड की हुई थी, आप 1550 क्यों ले रहे हो? बेंजी टैक्स। इंडिया मजेदार देश है, सबसे ज्यादा GST लेने वाले हैं हम लोग, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कमाल की है। उनसे कहा प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो प्याज खाते ही नहीं है, तो बढ़े तो सीधे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, हम तो खाते ही नहीं, हमारा। तो ऐसे आंसर्स नहीं दिए जाते, उन्होंने दिया वो एक अलग बात है। पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, इसके साथ साथ टैक्सेस पूरा सीखोगे आप। हम कहते हैं ना आप इतने एडवांस हो जाओगे चीजों से, इतने एडवांस कि जिसको सब कुछ नॉलेज होगी। तो कहते हैं ना इंसान UPSC की तैयारी में IAS नहीं भी बनता तब भी जीवन में बहुत कुछ बन जाता है, जब किसी के पास इतनी वास्ट नॉलेज होगी, इतनी सारी चीजें वो सीख चुका होगा, हिस्ट्री वो जानता है, ज्योग्राफी वो जानता है, टेक के बारे में वो जानता है, एनवायरनमेंट वो जानता है, टेक उसको टैक्स सिस्टम उसको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन बीट कर पाएगा ऐसे व्यक्ति को?
हर क्षेत्र की नॉलेज है उसको, इसलिए सिविल सर्विस की तैयारी भी करनी चाहिए। तो आप जब देख रहे हैं तो ये पेपर हो गए आपके। उसके अलावा जब आप देखते हैं तो एक होता है आपका कौन सा, पेपर 4। कौन सा होगा, पेपर 5, जिसको कहते हैं GS 4। आप जब देखेंगे तो पेपर है एक पेपर 5, जिसे आप कहते हैं GS 4। क्या कहते हैं, 250 मार्क्स, वही 3 मार्क्स। अब इसमें जब आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे एथिक्स, यानी ह्यूमन बिहेवियर। जैसे उसमें आंसर करने को मिलेगा कि आप रोड से जा रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, कि आप रोड से जा रहे हैं, रोड के बीच में ईंट पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे। आप सब, उसमें ऑप्शन आ रहा है कि उस ईंट को उठा के साइड में रख देंगे, आप सब टिक कर देंगे, लेकिन आप में से करेगा कोई नहीं। पढ़िए तो पढ़े रहने दो टिक, लेकिन वो करके आएंगे, हम उस ईंट को उठाएंगे साइड में रख देंगे, बनेंगे सब अच्छे। बट यहां इंटरनली अच्छा बनना है। एथिक्स आपको सिखाएगा कि आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो कैसे नहीं होनी चाहिए, क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। ये एथिक्स बहुत कुछ सिखाएगा आपको। एथिक्स में आप ह्यूमन इंटरफेरेंस सीखोगे, इंसान कैसे बदलता है। बॉलीवुड में गाने बनते ना कि मौसम की तरह बदलना जाना, तो मौसम की तरह बदलना जाना वो तो ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे आपको मौसम कैसे बदल रहा है। एथिक्स सिखाएगा कि इंसान कैसे बदल रहा है, ह्यूमन नेचर में कैसे धीरे धीरे, पेशेंस लेवल धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है लोगों में। हो रहा नहीं हो रहा है कम, हम लोग गुस्सा बहुत जल्दी कर देते हैं, किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा कर देते हैं। तो वो पेशेंस लेवल कैसे हमें अपना लाना है, तो यहां सिखाया जाएगा। पेशेंस लेवल खत्म क्यों हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से। 30 सेकंड की रील, 15 सेकंड की रील आई खत्म, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम लोग। और उसमें भी 2x दे दिया है, तो कई सारे लोग रील को भी 2x पे देखते हैं। तो पेशेंस लेवल कहां बचा, इस पेशेंस लेवल को कैसे वापस लाना है, ये तो क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो है ये फोन। सबसे बड़ा, हमें पता होता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं, और फालतू में चल रहा होता है, हमें पता है कि बेकार की चीज है लेकिन करना है हमें। तो ये क्या है, बेसिकली ऐसे ह्यूमंस कैसे इससे इंटरेक्ट हो रहे हैं, एथिक्स वो भी सिखाएगा आपको। इसके साथ साथ इसमें इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब सीखोगे। इसमें गवर्नेंस की, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, सिविल सर्विसेज की क्या वैल्यू होती है, जिस एग्जाम को आप तैयार कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यूज होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब आप लोग पढ़ोगे। तो अगर हम देखें तो ये लगभग 1250 नंबर का हो गया, क्लियर। अब जो पेपर 6 है, जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल 1, और पेपर है आपका 7, जिसको आप कहते हैं ऑप्शनल 2। ये दोनों ही पेपर, ये भी 250, 250 और ये भी 250, यानी कि 500। और जब टोटल करते हैं तो कितना हो गया, 1700। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना भाई, 1750 का हो गया, नहीं हो गया। तो ऐसे करके मेंस का पेपर होता है आपका 1750 का। अब ऑप्शनल आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं, समझ रहे हैं। ऑप्शनल आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लेना है। बहु वही बढ़िया जो पिया मन भाई, यानी अपने मन को जो बारी वही व्यक्ति तो बढ़िया है। सेम ऐसे ही सब्जेक्ट है कि जो आपको अच्छा लगे आप वो लीजिएगा, अच्छी के साथ वो लीजिएगा जो जीएस के किसी पेपर में आपकी हेल्प कर दे। छोटा हो, 2 से 2.5 महीने में इजीली रिवाइज हो जाए, स्कोरिंग हो, और जिसको तैयार करने में ज्यादा समय ना, समझ रहे हैं। अब मैंने ऐसा ऑप्शनल ले लिया, कोई मान लो मैंने ऐसा ऑप्शनल जो जीएस के पेपर से किसी से कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो गई। फिर मैं उसे अलग तैयार, जैसे मैं मान लो पीएसआईआर ले लिया, अगर मैं पीएसआईआर ले रहा हूं तो मेरे जीएस2 से तो कनेक्ट है वो, कि मैं जब पीएसआईआर तैयार करूंगा तो जीएस2 का पेपर तो अपने आप ही तैयार हो गया। समझ रहे हैं आप। तो ऑप्शनल ऐसा लेना है जो ऑप्शनल आपका कहीं ना, और बीच बीच में हम बताते जाएंगे आपको। अभी तो ऑप्शनल की बात ही नहीं चल रही, अभी तो 1 साल तो आप सिर्फ पढ़ोगे, 1 साल में आपके कई सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे,
तब आप डिसाइड करोगे कि क्या पेपर मुझे लेना है, क्या सब्जेक्ट मुझे, कौन से सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे कम मजा आ रहा है। सब्जेक्ट सब मजेदार हैं, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है ना फिर, कि किसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा, और कौन सा सब्जेक्ट टीचर किस तरीके से आपको दे रहा है, कितना स्कोरिंग हो रहा है, कितना स्कोरिंग नहीं हो रहा, ये सब डिसाइड करेगा आपको क्या लेना है और क्या। ये बहुत जरूरी है। 500 मार्क्स में से आप ये मानो कि 280, 250 से ऊपर आप ले आई 300 के बीच में, और आप ये 250 के सारे पेपर हैं, आप 110 से 115 के नंबर के बीच में ला रहे हैं सब में। सब पेपरों में आप 110 से 115 के, किसी में मान लो 110 आ गए, किसी में 120 आ गए, मैं एवरेज मान रहा हूं 115 का 100 का, और आप यहां ऑप्शनल में 280 290 ले आए, तो आप ये मान के चलो कि आप टॉप करोगे। आप AIR में शामिल हो कितने में, टॉप 100 में। तो बहुत ज्यादा बर्डन है नहीं, मुझे 250 में से 250 लाने ही नहीं थे। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं GS1 में, GS2 में, टाइमिंग इस हिसाब से सेट करेंगे आप अपनी कि जिससे कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। बहुत बार क्या होता है कि हमारी लिखने की स्पीड इतनी स्लो होती है कि पेपर छूट जाता है। वो सब ट्रेनिंग कि कितने सब्जेक्ट कितनी देर में लिखने हैं, कैसे लिखने हैं और क्या लिखना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, वो सब हम सिखाएंगे आपको। आप जब लिखेंगे तो कितना कंटेंट आया, अच्छा कितनी देर में आया। एवरेज टाइमिंग जो है बेसिकली 9 से 10 मिनट है एक क्वेश्चन को लिखने की। अब उतनी देर में हमें सोचना भी है, फॉर्मेट भी बनाना है, टेबल वगैरह भी सेट करनी है, लिखने का पैटर्न भी अच्छा रखना है। और इसमें उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है जिनकी आंसर राइटिंग, लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा होता है, लिखने का तरीका ऊपर से उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। तो जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर और काम करेंगे। शुरुआत में बदल सकती है, आगे जाके नहीं बदलेगी। आप ऐसे समझो ना कि आप किसी की नोटबुक चेक कर रहे हो, आप खुद घटाओ इस बात को, जिसकी आंसर राइटिंग या हैंड राइटिंग अच्छी है उसको ज्यादा मार्क्स दोगे, या जिसकी आंसर राइटिंग आपको समझ ही नहीं आ रही है किसको दोगे आप मार्क्स? तो वही तो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, उसके अलावा आप जब इतना कर लेंगे इसमें 250 280 तक ले आएंगे तो आप टॉप 100 में रहेंगे गारंटी। उसके बाद जब आप करते हैं तो मेंस के बाद जो तीसरी स्टेज होती है, स्टेज थर्ड जो है, उसको आप कहते हैं क्या सर? PT, पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू। क्या कहते हैं? जो होता है 275 मार्क्स का। कितने का होता है? 275 मार्क्स का। अब इस इंटरव्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहां अगर आप ये कहें कि यहां नॉलेज चेक करी जाती है सर, यहां आप ये कहें कि सर यहां क्या होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके द्वारा दिए गए इंट्रोडक्शन पे कई हद तक, और आप इसमें सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के ऊपर। उसका मूड अच्छा है तो आप सेलेक्ट हैं, उसका अच्छा नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। मूड कैसे? कि आप क्या आंसर्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इंटरव्यू में क्या होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पहले से फिक्स नहीं होते हैं। आप जो भी इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। आपने क्या मेंस में चुना, क्या आपने बोला, उन्हीं बातों में से डिस्कस किया जाता है कि क्या लेना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना। और बहुत ज्यादा किस्मत का भी खेल है, यहां पर काम करेगी। मेहनत तो है लेकिन इंटरव्यू में मैं पहले से ही बता रहा हूं, इंटरव्यू में कई हद तक लक भी काम करेगा आपका, कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। और अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर रहे हैं एक बार दो बार, तो आप ये मान के चलिए नॉलेज तो आपको अच्छी खासी है और आप अच्छा खासा कर रहे हैं। इसमें अगर आप 275 में से 150 से ऊपर ले आई और इन 1750 में से आप 900 तक नंबर ले आई, तो लगभग 1050 हो गया। आप ये मान के चलिए आप AIR 10 में हैं, ऑल इंडिया रैंक 10 तक पहुंच जाएंगे, 1 to 10।
55%, 56%, 57% पे तो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 निकला। ठीक है, एक 2024 में एक व्यक्ति है, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, उनकी रैंक बनी है 222 के समथिंग बनी है उनमें, और जो टॉपर है यानी थर्ड और फोर्थ रैंक आई है उनमें, और उनके जीएस के मार्क्स उनके ज्यादा हैं, जो 202 में 203 में रैंक बनी है, और जब इंटरव्यू के मार्क्स देखते तो उनके ज्यादा हैं। अगर इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स मिल जाते तो शिफ्ट हो जाते तुरंत। मुश्किल से 30-35 नंबर का अंतर होता है AIR 1 में और AIR 100 में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर पर रैंक के बदल जाती हैं। 1 2 3 4 5 टॉप 10 रैंकर्स को तुम देखना और उनके स्कोर देखना, तो आप देखोगे किसी में 2-4 नंबर, 5-6 नंबर, 8-10 नंबर का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। समझ पा रहे हो? तो अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं, 3 साल की जर्नी है हम लोग। कितने साल की जर्नी में हम लोग? कितने साल की? इन 3 साल की जर्नी को अगर हमने ईमानदारी से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपसे। क्लियर? तो आप समझे क्या क्या पढ़ना होता है आपको। GS1 में क्या पढ़ोगे, GS2 में क्या पढ़ोगे, GS3 में क्या पढ़ोगे, GS4 में क्या पढ़ोगे, ये सबको याद होनी चाहिए। GS1 में क्या पढ़ना होता है, GS2 में क्या पढ़ना होता है, GS3 सिलेबस खुद से लिखकर अपनी टेबल पे चिपका लीजिए। प्री में क्या आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको सिलेबस ही नहीं पता होता यूपीएससी का। बहुत लोग तैयार कर रहे हैं, अब देखिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आएगी सिलेबस की बात, उनको सिलेबस तक नहीं पता होगा, तो फिर कैसी तैयारी? इसके लिए सिलेबस जो आपको बताया गया, एक एक चीज इसमें पॉइंट आउट की गई है, एक एक शब्द इसमें मेंशन किया गया है जो आपको डिस्कस करना है।